Hello and welcome everyone. My name is Rachna. In today's video, I'm going to talk about syllabus of GATE 2026. मैंने आप लोगों को बताया था कि GATE 2026 के जो एप्लीकेशन है वो 25 अगस्त से स्टार्ट होंगे, बट एक छोटा सा चेंज है राइट आज की ये जो वीडियो है दैट इज डेडिकेटेड फॉर सिलेबस के डिस्कशन के लिए राइट बट बिफोर आई मूव फॉरवर्ड लेट मी टेक यू थ्रू द GATE 2026 की वेबसाइट जहां पर हम देखेंगे कौन कौन से इंफॉर्मेशन आप कहां से निकाल सकते हैं राइट तो लेट्स स्टार्ट हियर तो यू कैन सी माय स्क्रीन यहाँ पर होम बटन का टैब है यू कैन सी राइट सेकंड टैब है यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स का तो कुछ डेट्स में जो है चेंजेस हुए हैं नाउ यू विल सी जो ओपनिंग डेट ऑफ गेट ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेसिंग सिस्टम है वो मंडे की बजाय अब थर्सडे यानी कि 28 अगस्त से शुरू होगा क्लोजिंग डेट अगेन 28 सितंबर हो जाएगी और जो अदर डिटेल्स है वो आप मेरी स्क्रीन पर चेक कर सकते हैं तो ये रहा थर्ड टैब है यहाँ पर आपको गेट के क्वेश्चन पेपर्स मिल जाते हैं एंड दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है तो यहाँ पर गेट 2026 के टेस्ट पेपर एंड सिलेबस क्वेश्चन पेपर पैटर्न क्या रहता है ठीक है टू पेपर कॉम्बिनेशन क्या है वो आप चेकआउट कर सकते हैं यहाँ पर गेट 2026 का एग्जाम शेड्यूल मॉर्निंग एंड देन इवनिंग सेशन ठीक है 7th 8th 14th एंड 15th जो है आपकी एग्जामिनेशन डेट रहेगी एंड फोर्थ जो टैब है यहाँ पर वो एग्जामिनेशन का है इसके अंदर आपको अपॉर्चुनिटीज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एप्लीकेशन फीस एग्जाम की सिटीज फोटोग्राफ सिग्नेचर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट आपको एप्लीकेशन भरते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं एग्जाम की जो सिटी है इस बार आईआईटी गुवाहाटी जो है इस एग्जाम को कंडक्ट करा रही है तो हम यहाँ पर चेक करेंगे यू कैन फाइंड योर स्टेट यहाँ पर आप अपना स्टेट चेक कर सकते हैं राइट तो इसमें बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको ये वैसे आपके घर के पास दे देते हैं वैसे भी एक टेंटेटिव लिस्ट है जो इन्होंने दी है बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये आपको आपके घर के पास मिल जाता है ठीक है तो डाउनलोड के सेक्शन में आप देखेंगे कि यहाँ पर गेट 2026 का पोस्टर इंफॉर्मेशन ब्रोशर न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट या फिर क्वेश्चन सैंपल क्वेश्चन पेपर है यहाँ पर आपको दिख जाएगा आगे आपको FAQs कॉन्टैक्ट एंड देन एप्लीकेशन पोर्टल व्हेन यू विल अप्लाई तो आपको एप्लीकेशन पोर्टल पे जाना है ठीक है वहां आपको अपनी डिटेल्स को फिल करना है उसके बाद आपसे जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे वो आपको अपलोड करना है फोटो सिग्नेचर अपलोड करनी है उसके बाद यू आर डन ठीक है ओके तो अब हम बात करेंगे गेट 2026 के सिलेबस की यहाँ पर जो आपका पेपर है वो टू पार्ट्स में डिवाइडेड है फर्स्ट पार्ट में आपका जीए आती है जो कि 10 क्वेश्चंस आते हैं जिसमें ठीक है और ये आपका जो पेपर होता है ये 3 घंटे का होता है जिसके अंदर आपसे 65 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 100 मार्क्स के राइट जिसमें से जीए के 10 क्वेश्चंस होते हैं और 55 क्वेश्चंस हो जाते हैं आपके कंसर्न सब्जेक्ट के ठीक है मैं यहाँ पर केवल आपको इंग्लिश लिटरेचर के लिए गाइड कर रही हूँ अदर सब्जेक्ट के जो स्टूडेंट हैं वो अपने अपने सब्जेक्ट के लिए गेट की वेबसाइट को रेफर कर सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर जो इंग्लिश लिटरेचर का जो सिलेबस है दैट इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट ठीक है पहला वाला जो है इसमें कोड है B1 और ये रीजनिंग पूछते हैं इसमें और सेकेंड वाला जो है उस वो है C2 और इसमें आपकी इंग्लिश लिटरेचर आ जाती है ठीक है तो कह सकते हैं कि इसके 3 पार्ट भी होते हैं और कह सकते हैं इसके 2 पार्ट भी होते हैं ठीक है तो जीए में 10 क्वेश्चंस हैं और आपका जो सब्जेक्ट कंसर्न है उसमें आपको 55 क्वेश्चंस मिलते हैं ओके तो पहले हम देखेंगे जनरल एप्टीट्यूड में आपसे क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं तो जनरल एप्टीट्यूड में बेसिक इंग्लिश ग्रामर पूछ ली जाती है जिसमें आपसे टेंसेस आर्टिकल्स एडजेक्टिव्स प्रेपोजिशन कंजंक्शन वर्ब नाउन अग्रीमेंट एंड अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच तो कहने का मतलब ये है कि ये बेसिक ग्रामर है जिसमें आपसे पार्ट्स ऑफ स्पीच टेंसेस ठीक है और सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट एंड अदर्स इसमें आपसे पूछ लिया जाता है बेसिक वोकैबुलरी भी आपसे पूछ ली जाती है जिसमें वर्ड्स इडियम्स फ्रेजेस इन कॉन्टेक्स्ट
ठीक है, तो कभी कभी आपको जो है सिनोनिम, एंटोनिम या फिर फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म्स में भी आपको क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं। रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन, नैरेटिव सीक्वेंसिंग, तो ये काफी आप लोगों से पूछा जाता है, तो इसको जो है आप ध्यान में रखेंगे, राइट। और इसी के साथ अगर आपको PYQ का एनालिसिस करना है तो मेरे चैनल पे आपको ऑलमोस्ट सारे ईयर्स के जो PYQs हैं वो मिल जाएंगे। तो वहां से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से और कहाँ से गेट क्वेश्चन पूछता है और कितना डिफिकल्टी लेवल क्या है और उसको सॉल्व किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, तो मैंने प्रॉपरली सॉल्व करके दिया है। ओनली कुछ के GA सेक्शन वाले क्वेश्चन हैं जो मैंने सॉल्व नहीं किए होंगे, हो सकता है, बट जो भी कंसर्न सब्जेक्ट है वो सॉल्व है। ठीक है, तो आप उसको चेक कर सकते हैं। बाकी जितने भी लिंक्स हैं मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जैसे आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है या फिर आपको कोर्सेज में ज्वाइन करना है, उसके लिए सबके लिए मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, सो यू कैन चेक आउट दैट। ठीक है, पहला है आपका वर्बल एप्टीट्यूड एंड सेकंड है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ठीक है, तो ये आपकी मैथ्स हो जाती है। मैथ्स में आपसे क्या पूछा जाता है, DI पूछी जाती है, डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा ग्राफ्स, बार ग्राफ्स, पाई चार्ट्स एंड अदर ग्राफ्स रिप्रेजेंटेटिंग डेटा, 2 and 3 3D प्लॉट्स, मैप्स एंड टेबल्स भी पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल, कंप्यूटेशनल एंड एस्टिमेशन, रेशियो पूछा जाता है, परसेंटेज, पावर, एक्सपोनेंट एंड लॉगरिथम्स, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट, ये हर साल आपसे पूछा गया है, सीरीज, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, एलिमेंट्री स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। थर्ड है एनालिटिकल एप्टीट्यूड। ठीक है, गेट का जो एग्जाम होता है वो आपके एनालिटिकल स्किल को चेक करने के लिए होता है, हाउ वेल यू कैन एनालाइज समथिंग। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो लॉजिक होता है वो आपका काम आता है, बेसिकली दिस इज द रीजनिंग पार्ट हम इसको कह सकते हैं। तो यहाँ पर आपसे डिडक्शन एंड इंडक्शन, एनालॉजी, न्यूमेरिकल रिलेशन एंड रीजनिंग पूछी जाती है। एंड दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड एंड फोर्थ जो है वो है स्पेशल एप्टीट्यूड। तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ शेप्स की बात यहाँ पर होगी, ट्रांसलेशन, रोटेशन, स्केलिंग, मिररिंग, असेंबलिंग इन ग्रुपिंग, पेपर फोल्ड, पेपर फोल्डिंग, कटिंग एंड पैटर्न्स इन 2 and 3 डायमेंशंस। तो बेसिकली ये भी एक तरीके का आपका रीजनिंग ही है। ठीक है, तो यहाँ पर इंग्लिश, मैथ्स एंड रीजनिंग का जो कॉम्बिनेशन है वो आता है। ठीक है, आपको आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस आई टेल यू 7 क्वेश्चन तो आपको इजी मिल जाएंगे, 2-3 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो काफी टफ होते हैं, वो आप छोड़ भी सकते हैं, उसके लिए बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये सबसे इजी सेक्शन होता है वैसे देखा जाए तो, क्योंकि मेजॉरिटी आपको इजी क्वेश्चंस की मिलती है। अगला जो सेक्शन है XHB1 का है, इसमें आपसे रीजनिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाता है और ये कंपल्सरी है सभी XH कैंडिडेट्स के लिए। XH की जो मीनिंग होती है वो होती है ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस। ठीक है, इसके अंदर टोटल 6 सब्जेक्ट्स को लिया गया है और गेट इनमें जो है अपना एग्जाम कंडक्ट कराता है, राइट। तो ये मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ, सो आई विल नॉट गो इनटू दैट अगेन। तो यहाँ पर इसमें आपसे क्या क्या पूछा जाता है, इस सेक्शन से गेट क्या टेस्ट करेगा, आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप कर सकते हैं उतनी ज्यादा प्रैक्टिस आप करिए। ठीक है, ऑल्सो इफ यू ज्वाइन माई कोर्स तो उसमें भी मैं आपको जो है काफी प्रैक्टिस करवाने वाली हूँ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से लेकर के अदर चीजों की। ठीक है, तो पहला है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज मटेरियल इन शॉर्ट। ठीक है, और ये भी बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है, आई टेल यू, इसको भी आप आराम से कर सकते हैं अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस की हुई है। ठीक है, पैराग्राफ्स एंड आंसर क्वेश्चंस रिगार्डिंग देम। ठीक है, तो सेम आरसी के ऊपर जो क्वेश्चन बेस्ड होते हैं वो सब आपको सॉल्व करना होता है। नेक्स्ट है एक्सप्रेशन, क्वेश्चन ऑन स्टाइलिस्टिक एंड रिटोरिकल एस्पेक्ट्स ऑफ अ शॉर्ट पैसेज इंक्लूडिंग करेक्शन और मॉडिफिकेशन ऑफ अ पर्टिकुलर सेंटेंसेस। तो इसमें आपको जो है क्लोज टेस्ट भी पूछा जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स पूछ लिया जाता है,
ठीक है। वो क्लोज टेस्ट वही होता है जो PQRS के फॉर्म में दिया होता है और आपको उसको कोहेरेंटली सेट करना होता है उसकी ग्रामर और उसके सीक्वेंस के हिसाब से। नेक्स्ट है एनालिटिकल रीजनिंग, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड रिलेशनशिप्स इन स्टेटमेंट्स और शॉर्ट पैसेजेस एंड बीइंग एबल टू ड्रॉ रीजनेबल कंक्लूजन इन्फेरेंसेस फ्रॉम देम। ठीक है, तो यहाँ पर आपको रीजनिंग ही अगेन यहाँ पर रीजनिंग आ गई, तो आप देखेंगे कि किस तरीके से ये आपके जीए के क्वेश्चन पेपर से थोड़ा थोड़ा मैच करता हुआ है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मैच हो रही है, रीजनिंग मैच हो रही है। ठीक है, एक्सप्रेशन तो आप कर लेंगे, बस थोड़ा सा आपको इसमें गाइडेंस की जरूरत होती है। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग हम देखेंगे, थिंकिंग क्रिटिकली टू इवेलुएट और टू प्रेडिक्ट एन आर्ग्यूमेंट, आइडेंटिफाई द मेन एंड सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट, प्रिडिक्ट आउटकम्स एटसेट्रा। ठीक है, तो जिन बच्चों को आर्ग्यूमेंट सॉल्व करने आता है, स्टेटमेंट एंड रीजनिंग सॉल्व करने आती है, ये पोर्शन भी उनके लिए बहुत ज्यादा आसान होने वाला है। ठीक है, तो एंड आई डोंट थिंक कि ये आपको बहुत टफ लगा होगा। B1 से आपके लमसम 15 to 16 क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें से मैं आपको बताऊं तो आपको 12-13 क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, 12-13 क्वेश्चन आपके आराम से सॉल्व हो जाएंगे इसमें। तो 7 क्वेश्चन हम इधर ले लेते हैं और 13 क्वेश्चन हम इधर ले लेते हैं। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चन, तो 20 नहीं, मैं इसको 15 मानती हूँ। राइट, आपका जो है जो कट ऑफ होती है, कट ऑफ के लिए भी मैंने एक अलग से वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, उसका भी लिंक मैं दे दूंगी आप लोगों को। तो ऐसा नहीं है कि आपको 100 में से 100 क्वेश्चन पूरे सॉल्व करने हैं। कट ऑफ जो होती है इसकी अराउंड 50% के आसपास ही होती है। ठीक है, तो यानी कि अगर आप 50% सॉल्व करते हैं तो भी, बट आई सजेस्ट यू कि आप थोड़ी मेहनत करिए। ठीक है, अपना जो ऑल इंडिया रैंक है और आपका जो कट ऑफ है या आपके जो मार्क्स हैं वो बेटर होने चाहिए। राइट, सो दैट आईआईटी आपको आगे पीएचडी के एडमिशन के लिए कंसीडर करे। ठीक है, जिन बच्चों ने ग्रेजुएशन कर रखा है वो जो है मास्टर्स डिग्री अपनी जो है आईआईटी से कर सकते हैं। तो हमने जीए की बात कर ली, हमने XHB1 की बात कर ली, अब हम बात करेंगे XHC2। C2 इंग्लिश का कोड है। आई एम अगेन टेलिंग यू, यहाँ पर इंग्लिश लिटरेचर के सिलेबस को मैं डिटेल में डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है, और इसका एक और मैंने वीडियो बनाया हुआ था, उसमें मैंने काफी डिटेल से सारे क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करने के बाद मैंने उसमें जो है वो वीडियो बनाई थी मैंने, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। अच्छा, इसमें आपको क्या क्या चीजें मिल जाती हैं, इसमें आपको 5 यूनिट्स मिलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, इसमें आपसे क्या क्या पूछा जाएगा और आपको कैसे कैसे पढ़ना है, मैं आपको ये भी इसमें समझा दूंगी अभी। ठीक है, तो मल्टी जॉनरा लिटरेचर इन इंग्लिश, तो मल्टी जॉनरा क्या होता है, जिसके अंदर पोएट्री है, नॉवेल है, शॉर्ट स्टोरी है, ड्रामा है, एंड देन आपकी मेमोर है, ट्रेवलॉग है, एंड अदर फॉर्म्स। ठीक है, and other forms of fiction including short story, drama, creative non-fiction and non-fiction prose with emphasis on the 19th and 20th century। यहाँ पर आपसे जो है 19th एंड 20th सेंचुरी पे जो है फोकस करने बोलता है, बट लेट मी टेल यू, ये आपसे ज्यादातर जो क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे वो आपके रेनेसां के क्वेश्चंस आपको देखने मिलेंगे। ठीक है, रोमांटिक से, विक्टोरियन से, मॉडर्निज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म से आपको देखने को तो मिलेंगे ही। ठीक है, एंड न्यू क्लासिकल, तो इनको आपको इग्नोर नहीं करना है, बिकॉज यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि 19th एंड 20th सेंचुरी को ही फोकस करना है। इट डजंट मीन कि आप ये सारे जो है आप इग्नोर कर देंगे। ठीक है, तो कुछ टेक्निकलिटी है, अगर आपने PYQ अच्छे से एनालाइज किया हुआ है देन यू वोंट फाइंड दिस क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर डिफिकल्ट। ठीक है, एक पैटर्न होता है, लेट मी टेल यू, मैंने बहुत सारे एग्जाम्स क्वालिफाई किए हैं, मैंने बहुत सारे एग्जाम्स एक्चुअली फर्स्ट अटेम्प्ट में भी क्वालिफाई किए हैं। तो स्ट्रेटेजी उसकी ये होती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेक आउट द क्वेश्चन पेपर। ठीक है, उसमें क्या क्या पूछा है, आई ट्राई टू कवर दैट एरिया पर्टिकुलरली। ठीक है, उसको कवर करने के बाद एंड देन फिर मैं जो है मॉक टेस्ट भी लगाती हूँ और सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं अपनी पढ़ाई को करती हूँ, एंड देन दैट इज हाउ आई क्वालिफाइड मेनी एग्जामिनेशंस। तो यही जो एक स्ट्रैटेजी है वो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। आई गाइड यू अकॉर्डिंगली।
so that you can also crack your paper in your first attempt, right? अगला देखेंगे C2 का जो सेकंड यूनिट है, तो यहाँ पर फर्स्ट वाले यूनिट में आपको क्या ध्यान देना है, आपको जो पीरियड्स हैं बेसिकली, जो पीरियड्स हैं इंग्लिश लिटरेचर के अंदर, बेसिकली ये हिस्ट्री के अंदर आ जाते हैं। तो हिस्ट्री के जितने भी पीरियड्स हैं उनके अंदर आपको डिफरेंट डिफरेंट जॉनरास में कौन कौन से राइटर रहे, कौन कौन से वर्क रहे, उनके उनके बारे में आपको इसमें डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, यूनिट नंबर 2, स्पेशली इन अ कंपैरेटिव कॉन्टेक्स्ट, तो यहाँ पर आपका कंपैरेटिव लिटरेचर आ जाता है। दिस इज गोइंग टू प्ले अ गुड रोल। ठीक है, बहुत सारे बच्चे एक्चुअली नेट के लिए भी प्रिपेयर कर रहे होंगे, तो ये जो सिलेबस मोटा मोटा 80-90% मैचिंग रहता है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है जो बच्चे नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं कि ओ माय गॉड अब हमें जो है अलग से गेट की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। with the same effort, with the same preparation, you can go ahead with GATE also or vice versa. ठीक है, तो कंपैरेटिव कॉन्टेक्स्ट, और जब आप गेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको ये जो कंपैरेटिव लिटरेचर है या फिर कंपैरेटिव वे ऑफ स्टडी है, ये आपको आंसर राइटिंग में भी बहुत हेल्प करता है। बिकॉज आगे चल के जो एग्जाम्स हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के, वो सारे ही डिस्क्रिप्टिव मोड में होने वाले हैं। ठीक है, तो अब केवल रटने से या फिर सुपरफिशियल स्टडी करने से आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। होगा भी तो बहुत थोड़ा होगा, बट अगर आपको सच में क्वालिफाई करना है, ठीक है, भीड़ से अलग होना है, देन आपको क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो कंपैरेटिव कॉन्टेक्स्ट, एंग्लोफोन एंड इन इंग्लिश ट्रांसलेशन literatures from India and extending to some degree the larger Indian subcontinent। तो ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो लिटरेचर है, इंडियन प्लस सब कॉन्टिनेंट। आई होप कि आपको पता है कि सब कॉन्टिनेंट क्या होता है। सब कॉन्टिनेंट का मतलब है इंडिया, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान। तो ये जो सारी कंट्रीज हैं, इनको इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोल दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी वर्क्स लिखे गए हैं इंग्लिश में, वो आपको उस पर भी फोकस करना है। थर्ड यूनिट है आपके लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थियरी की। क्रिटिकल एंड कल्चरल इंटेलेक्चुअल traditions and approaches widely referred to and used in the discipline of English। ठीक है, तो इसके लिए भी मैंने बुक्स वगैरह आपको इस प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोग को बताई हुई है। बुक्स वगैरह भी आप रेफर कर सकते हैं क्रिटिसिज्म एंड थियरी के लिए। ये पोर्शन आपका काफी अच्छा होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को ये वाला पोर्शन बहुत टफ लगता है, डिफिकल्ट लगता है, वो कभी कभी छोड़ के भी चले जाते हैं, बट ये पोर्शन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेकंड वाला जो है ये आप कर भी सकते हैं, इसको 50-50 में आप रख सकते हैं, बट दिस इज गोइंग टू बी सुपर इंपॉर्टेंट। ये वाला भी सुपर इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका सुपर इंपॉर्टेंट है, और ये भी आपका सुपर इंपॉर्टेंट है। ये भी आप चाहो तो छोड़ सकते हो, बट ये जो 3 हैं, 1, 3 एंड 4 यूनिट, ठीक है, ये आप छोड़कर नहीं जा सकते हैं, देन फिर कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थियरी आपको करनी है। कुछ भी इसमें आपको अलग से कुछ मेंशन नहीं है कि कौन से राइटर को पढ़ना है, कौन से थियरिस्ट को पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें आपसे कहीं से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फोर्थ यूनिट है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड इंग्लिश लिटरेरी स्टडीज। तो यहाँ पर आपको जो है इसे सेम थिंग, ठीक है, जो आप पीरियड्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं, वही सेम चीज आपको हिस्ट्री में भी पढ़नी है। तो आपने जैसे अगर आपको हिस्ट्री पढ़नी है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको हिस्ट्री पढ़नी है तो आप क्या करते हैं, जो 9-10 पीरियड्स हैं उसको जो है आप इस तरीके से लिखते जाते हैं। सपोज इफ आई टॉक अबाउट एलिजाबेथन एज, ठीक है, यहाँ पर ये एलिजाबेथन एज को सपोज मैं पढ़ रही हूँ, तो इस समय पर मैं देखूंगी कि कौन कौन से मूवमेंट्स हुए थे, कौन कौन सी चीजें फेमस थी उस टाइम पे, कौन कौन से मेजर इवेंट्स हुए थे, कौन कौन से राइटर थे, कौन कौन से पोएट्स थे, तो पोएट्री, ठीक है, नॉवेल, ड्रामा, नॉन फिक्शन, तो ये सारा इस पर्टिकुलर पीरियड के अंदर मैं क्या करूंगी, मैं पढ़ लूंगी। ठीक है, तो मेरी क्या हो गई, मेरी हिस्ट्री भी प्रिपेयर हो गई और मेरा मल्टी जॉनरा लिटरेचर इन इंग्लिश भी प्रिपेयर हो गया। ठीक है, तो इन दोनों सेक्शन को आप साथ साथ लेकर के चल सकते हैं, राइट। थर्ड, आपको जो बुक्स लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थियरी पे आपको फोकस करना पड़ेगा।
ठीक है। और जो फिफ्थ यूनिट है ये आपका रिसर्च अप्रोचेस एंड मेथोडोलॉजीज का है। ये आपके नेट में भी कॉमन है, तो ऑलमोस्ट मैं क्या देख पा रही हूँ कि लमसम लमसम सारा ही जो सिलेबस है वो नेट का ही है यहाँ पर, तो अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं है और आप सेम स्टडी मटेरियल को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इंक्लूडिंग इंटरप्रेटिव टेक्निक्स रिस्पॉन्सिव टू लिटरेरी फॉर्म्स डिवाइसेस कॉन्सेप्ट एंड जॉनरा। ठीक है, एक चीज यहाँ पर है कि फिगर ऑफ स्पीचेस भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, फिगर ऑफ स्पीच से भी पूछ लिया जाता है। रसा से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, जो 8 रस हैं, बाद में 9th रस को भी ऐड किया गया है, शांत रस को। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जाता है। ऐसा नहीं है कि केवल इसी से है, थोड़ा सा फिक्स, थोड़ा सा इधर उधर से भी क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। ठीक है, नोट यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि the five units above list aspects that the question paper will include rather than single separate module or sections. These 5 units listed are not necessarily exclusive to each other either. The question paper will also not be divided into sections corresponding to the above aspect and मतलब ये कहना ये चाहता है कि ये जिस तरीके से ये 5 यूनिट्स में लिखा हुआ, तो ऐसा नहीं है कि एक यूनिट से आपके जो है 10 क्वेश्चन आएंगे या फिक्स 5 क्वेश्चन आएंगे, जैसे नेट में होता है। नेट में आपको 10 यूनिट्स दिए हुए हैं, ठीक है, और उसमें जो एक यूनिट से 5 क्वेश्चन आते हैं और टोटल आपको जो है 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर 1 में। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आपसे कहीं से भी कुछ भी किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है, टफ भी हो सकता है और इजी भी हो सकता है। सेकंड क्या कह रहा है, while the paper will test candidates for a reasonable breadth of disciplinary knowledge, it would prioritize conceptual depth and methodological sensitivity demonstrative of disciplinary training over information wherever possible। तो ये सारी जो है सिलेबस का पार्ट था और आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द आपके सामने जो है 2025 का मेन जो पेपर है, क्वेश्चन पेपर, उसका जो सोल्यूशन है वो मैं अपलोड कर दूंगी। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आई रिक्वेस्ट यू टू डू दैट। ठीक है, सो दैट आपको आगे जितनी भी इंफॉर्मेशन है गेट से रिलेटेड वो मिलती रहे। ऑल्सो यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल टू रिसीव द फ्री पीडीएफ्स। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। इसी के साथ आई टेक यू लीव एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। आई सी यू अगेन। थैंक यू।